अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बज़रिया अखबार इश्तिहार तलब कर लिया है। 30 दिन के अंदर अगर नवाज शरीफ पेश नहीं होते तो उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत 2 दिन के अंदर अखबार इश्तिहार के अखराजात जमा करवाए। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के लिए 3 गवाहों की शहादतें भी कलमबंद। उधर दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर गद्दारी का मामला जूं का तू है। FIR के मुद्दई को ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया। बदर रशीद का FIR पर मौजूद मोबाइल नंबर भी बंद है और वो अपने घर से भी गायब है, बाहर है कहीं। जबकि लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर और अताउल्ला तारड़ थाना शदरा में आज पेश हुए। SHO से मुलाकात की। लीगी क़यादत का कहना था कि नवाज शरीफ ने मुल्की मसाइल पर तकरीर की थी जिस पर वज़ीर आज़म ने बगावत का मुकदमा बना दिया, मगर अब कोई भी इस मुकदमे की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मुखालिफ हुकूमत तहरीक पर बात करते हुए JUI फ़े मौलाना फजल रहमान ने कहा कि नाअहल हुकूमत को अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं कहा जा सकता। गुजरांवाला में अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। सफ़र का आगाज़ हो चुका है। तमाम जमातें शिरकत करेंगी कि मौलाना साहब कहते हैं कि पहले 2-3 जलसों में तब्दीली का आगाज़ हो जाएगा और इसके आसार पैदा होने शुरू हो जाएंगे। कहते हैं कि इमरान खान के पसीने छूटे हुए हैं और ये भी कहते हैं कि गद्दारी का केस करवाने वाले खुद गद्दार हैं। सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है, जानते हैं अपने मेहमानों से। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया खुर्रम शेर जमान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। खुर्रम साहब, सूरत हाल लम्हा बलहमा बदल रही है। ये जो रिसेंटली अभी FIR हुई है, जो बदर नामी शख्स ने कटाई है, उस बदर नामी शख्स के बारे में आपको या आपकी पार्टी के रहनुमाओं को, साथियों को इल्म है वो शख्स कहाँ पे है, वो कौन है शख्स? देखिए जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक बहुत बड़ी सियासी जमात है। कुछ छोटी गली कुचे की मोहल्ले की जमात नहीं है। हजारों लाखों की तादाद में वर्कर्स हैं और कोई भी जाके किसी भी चीज के ऊपर स्टैंड अगर ले लेता है और पार्टी से पूछे अगर ले लेता है तो उसको पार्टी ओन तो नहीं करती ना। मतलब बात यह है कि लीडरशिप को ऑन बोर्ड लेके चीजें ली जाती हैं, लेकिन अगर लीडरशिप को अगर इजाजत लेके कोई काम ना किया जाए तो डेफिनेटली कि पार्टी उसकी ओनरशिप नहीं लेती है। इस बात को कोई इतना इसका फर्स्ट बनाना, कुछ करना, उसमें कोई इतनी जरूरत नहीं है। ये क्या वाकई में गिल्टी है क्या? इतनी इनको घबराहट किस बात की लगी? अगर ये गिल्टी नहीं है और ये समझते हैं उन्होंने कोई इस तरह की गद्दारी की बात की तो उनको इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? There is nothing to be worried about। मेरा तो ये कहना है। अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि ये लीगल से ज़्यादा ये और मसला बना हुआ है और वो मसला ये है कि गद्दारी के मुकदमात एक ऐसी सियासत तस्वुर किए जाते हैं, क्योंकि गद्दारी के मुकदमात कॉलोनियल दौर के कानून के तहत आज भी दर्ज किए जा रहे हैं। जिन्होंने ये कानून बनाया वो उस कानून को बनाने के बाद 2009 में ख़त्म कर चुके हैं। हम और हिंदुस्तान जैसे ममालिक आज भी गद्दारी के मुकदमात को लेके इस सारे सिस्टम को कैमोफ्लाज करके बैठे हैं। एथिकली और मॉरली गद्दारी के इस किस्म के मुकदमा जब सामने आते हैं तो उस पर सहाफ़ियों से लेके, समाजी तंजीमों से लेके, सियासतदानों से लेके एक बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन आता है। इसी माह पर ये सवाल आपसे है, ये क्वेश्चन आपसे है, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आप हुकूमत वक्त का हिस्सा हैं, आप हमें ये बताइए कि ये किस तरह मुमकिन है कि उस शख्स से आप इस तरह लाताल्लुकी का इजहार कर दें और उस शख्स को आप लाताल्लुक करने के बाद आप उसकी आइडेंटिटी को भी क्लेम ना करें और उसके वेयर अबाउट्स भी ना बताएं और अपोजिशन सड़कों पे है और वो ख्वार हो रही है और स्टेटमेंट्स आ रही हैं। हम इसको कह के सर साइड पे किस तरह हो सकते हैं? हम हमारे कहने पे तो कोई काम ऐसा जो कोई सिंपल सी FIR नहीं काटता, वहाँ के कहने पे वो किस तरह इतनी बड़ी FIR उसने। ये तो देखिए, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा, सुबह मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, थाने की तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी। उन्होंने कहा था कि जो शख्स हमारे पास आएगा और गद्दारी लेफ्ट से कोई इस तरह की कंप्लेन आती है तो हम तो कंप्लेन उसको अटेंड करेंगे। हमारा उससे ताल्लुक थोड़ी है, उससे सियासी जमात से ताल्लुक है या नहीं है। तो बेहतर तो ही कि सवाल जाके अगर थाने के SHO से किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन मेरा तो उससे बढ़कर ये कहना है कि इस तरह की बातें की क्यों जाती हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए क्यों जाते हैं, इदारों को इस तरह गालियां दी क्यों जाती हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की सलामती के लिए क्यों नहीं APCs की जाती हैं? मुल्क को आगे बढ़ाना या पीछे धकेलना है? हमने इसको दूसरी तरफ भी तो देखना है ना कि मुल्क में तमाशा लगा हुआ क्या है। चीजों को डाइवर्ट कर देना, किसी और जगह लेकर आ जाना और इस बात पे हम डिस्कशन करते रहें कि फला केस हो गया है। तो देखेंगे चीज ये है कि इनका असल चेहरा आपके सामने आया, इनका किरदार नजर आ रहा है कि मुल्क के अंदर किरदार अदा क्या कर रहे हैं, किस तरह कौम के सामने क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, DP पे बैठ के सारे दिन अपने जलसी जुलूस में क्या बकवास कर रहे हैं, कोविड डेज के अंदर किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं रैलीज निकालने की और जलसे जुलूस करने की। तो मैं तो कहूंगा कि उस नजर से देखा जाए, बनस्बत हम इसी बात के ऊपर पड़ जाएं कि कौन सा केस लगा है या कौन सा केस नहीं लगा है। अदालतें मौजूद है, अदालतें फैसला करेंगी कि केस गलत है या सही है। जिससे केस की इजाजत है वो भी सामने जाएगा। अच्छा सर, APC की तैयारियां आपने जिक्र किया है, इसका कोरोना के दिन है, तो कोरोना के दिनों में गवर्नमेंट उनको किस तरह इजाजत देगी इतनी बड़ी पब्लिक गैदरिंग की और उसके अंदर कोई SOP तो कोई किसी किस्म का हम नहीं। देखिए, ये तो इकदाम उठाने वालों को सोचना चाहिए कि जिन्होंने इस तरह की APCs कॉल करने के बाद और ऐलानात किए हैं कि फला तारीख को जो है कहीं पे जो है वो जलसा रही होगी,
तो कहती है अगर कराची सूबे सिंध के अंदर 18 तारीख के बाद अगर कोविड के कोई केसेस बड़े हालातें हुई तो उसकी जिम्मेदार तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, जो इनको वेलकम कर रही है। और अंदाजा लगाएंगे 18 तारीख को वेलकम कर रही है, शहीदों के दिन वेलकम कर रही है, अपने कारकुनों को क्या जवाब देंगे ये? अच्छा, ये बताएं सर कि हमारी जो इतलात है, हमने सुना ये, इसकी कुछ खबरें भी आई कि मरीम नवाज साहिबा ने कोई ऑन कॉल फोर्स बनाई है जो एक रेजिस्टेंट फोर्स होगी अगेंस्ट द पॉसिबल अरेस्ट। अगर कोई ऐसी फोर्स बनी आपके इल्म में है या नहीं है? अगर कोई रिटेलिएशन आती है, कोई रेजिस्टेंस आती है, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट करती है अदालत के जी आप जाएं अब तो, क्योंकि इश्तिहार देने का मामला भी आ गया मियाँ साहब के और उनकी गिरफ्तारी के अमल के हवाले से, उनकी या उनके बाकी पार्टी के ओहदेदारान रहनुमा जिसमें मरीम नवाज़ भी हैं, कोई ऐसी गिरफ्तारी अमल में आती हैं तो तसादुम की कैफियत पैदा होने की सूरत में आप क्या करेंगे? देखिए, इनके साथ कौन से लोगों ने खड़ा होना है? हम कहाँ कौन सी दुनिया के अंदर हैं? किसने इनके साथ खड़ा होना है? किसने एहतजाज करना है? कौन निकलेगा इनके लिए? मुल्क के खिलाफ स्टेटमेंट देने वाले, इदारों के खिलाफ स्टेटमेंट देने वाले, इनके साथ किसी ने नहीं खड़ा होना है। और क्या रियासत को जरूरत है इनसे डरने की? क्या कि ये कोई अपनी फोर्स बनाएंगे, कुछ करेंगे? रियासत के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है। और ये तौर तरीके इनके रहे, ये तौर तरीके हमारे नहीं है। आपको याद रहना चाहिए कि धर्मों के दिनों के अंदर किस तरीके से तशद्दुद किया गया था और अमन एहतजाज के ऊपर। ये काम हम नहीं करते हैं जो हरकतें इन्होंने अपने दौर के अंदर की हैं। अच्छा, ये बताएं कि धरने के दिनों का आपने जिक्र किया, 126 दिन का धरना था, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का धरना था, बड़ी एक वेव उसकी पूरे इस मुल्क के अंदर थी। आप गवर्नमेंट को गिरा नहीं सकते। ऑपोजिशन इस चीज़ पे बड़ी कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं कि जो हमारे धरने हैं ये उस किस्म के धरने नहीं होंगे और हम हुकूमत को और समेत प्राइम मिनिस्टर को ले के जाएंगे। इस बयानी को कैसे रिबटल करते हैं आप इनका? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि पुरअमन एहतजाज तो हर सियासी जमात का राइट है जमहूरियत के अंदर, और वो एहतजाज कर सकते हैं, उनको हम बिल्कुल फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज जिस वक्त कोरोना की केसेस वापस बढ़ रहे हैं, इसका एहतियात किया जाए। ये लोगों की जान लेने निकल रहे हैं, ये लोगों को मरवाएंगे। अंदाजा लगाएंगे पूरी दुनिया में अल्लाह अल्लाह करके वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसीज की वजह से तो हमने कोविड से मुकाबला किया है। WHO जैसे दुनिया के बड़े बड़े इदारे आज वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ स्मार्ट लॉकडाउन के थ्रू इसका खात्मा करा है। दुनिया में हमें कॉपी किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने किस तरह कोविड का मुकाबला किया है। अब ये मेरे ख्याल से चाहते हैं कि मुल्क के अंदर कोविड बढ़ जाए, मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो जाए। इनको मौत इस बात पे आ रही है कि दुनिया में कोविड के दौरान जो है वो ममालिक नीचे की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान ने अपने आप को संभाल लिया। तो जाहिर है कि इसके अंदर इनकी हार है, इसके अंदर इनका जो है ना कोई फ्यूचर नहीं है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आगे निकल रही है, वज़ीर-ए-आज़म की मकबूलियत बढ़ रही है, पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी हो रही है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो रही है, पाकिस्तान के रिजर्व बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इम्पोर्ट कम हो रहा है। तो इसके अंदर इन जमातों को तो नुकसान है ना, जो मुल्क की सलामती चाहते ही नहीं। वो तो चाहते हैं अफरा तफरी का माहौल हो, शोर शराबा हो, महंगाई बढ़ती जाए ताकि इनकी दुकान चलती रहे। अच्छा, अब मेरे साथ रहिएगा। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया अशरफ साहब ने, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। वेलकम टू द शो अशरफ साहब। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी लीगल ऑप्शन प्रिविलेज मौजूद है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान लाया जा सके? वैसे इश्तिहार देने का तो आज हाई कोर्ट ने कह दिया, क्या ये कार्रवाई है या सिर्फ उनको जो है वो क्या कहना चाहिए, एक बैड इंप्रेशन उनका जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, मजीद तंग किया जा रहा है उनको? देखिए, ये एक बड़ा संजीदा सवाल है जिसका बहुत गैर संजीदगी से लोग इसको डील कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान में कोई एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी नहीं है, ये बात मुसलमा है और उसके ऊपर बहुत सारी जजमेंट्स भी हैं। दूसरा तरीका, जो दूसरी बात है वो ये है कि एक फॉरेन सॉइल के ऊपर, यानी किसी और मुल्क में आपके समन्स को जो है उनको जारी करना, उनको प्रोसेस करना, उसकी सर्विस करना, उसका एक तरीका है और आपने उसके ऊपर सिग्नेचर्स किए हुए हैं। हाई कोर्ट को भी शायद प्रॉपर्ली असिस्ट नहीं किया गया कि फॉरेन सॉइल पे या कोई दूसरे मुल्क में जब कोई मौजूद हो तो उनके समन्स के लिए जो तरीकाकार है उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि इसके अंदर जो पॉलिटिकल एलिमेंट है वो इतना ज़्यादा उजागर हो चुका है, इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के सारी चीज़ आ चुकी है कि इसमें अगर एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी भी होती
तो भी इस तरह के केसेस में एक्स्ट्रेडिशन मुमकिन नहीं है और वो उसको डिनाई कर देते हैं। तो ये संजीदा बातें हैं और इनको संजीदगी ही से लेना चाहिए। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा अशरफ साहब कि अभी आपके सामने बहुत सारी ज़ाहिर खबरें आ रही हैं, ये जो FIR कटी है मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ और बहुत सारे पार्टी ओहदेदारान के ख़िलाफ़ गद्दारी की, इस FIR का नुकसान क्या ये नहीं हो सकता, या ये FIR किसी नुकसान की वजह नहीं बन सकती कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये अखज़ करे या ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाके कहें कि हमारे ख़िलाफ़ मुल्क के अंदर इस किस्म की महाजराई हो रही है, हमारे ख़िलाफ़ इस किस्म की नाकाबंदी की जा रही है, क्योंकि ऐसे मेरी इत्तला के मुताबिक, मेरी इल्म के मुताबिक ऐसे शख्स को बरतानिया उस मुल्क के हवाले नहीं करता। तो ये तो हमारे अगेंस्ट जा रही है। एक तरफ अदालत कह रही है कि जी आप इनको लेके आएँ, दूसरी तरफ ये चीज़ यूज़ हो सकती है एज ए पेपर, एज ए डॉक्यूमेंट, एज एन आर्गूमेंट कि जी ये देखें आप हमारे ख़िलाफ़ एक महाजराई की जा रही है, हमें पोलिटिकली यहाँ पर जगह दी जाए। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इस सारे मामले को बहुत गैर संजीदा तरीके से लिया जा रहा है और जो जग हंसाई हमारे मुल्क की पूरी दुनिया में हो रही है कि जब आपका वजीर आज़म मुल्क से बाहर जाके सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की करप्शन की बात करेगा, तो मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन आके इन्वेस्टमेंट करेगा। हमें पूछते हैं लोग कि आपके वजीर आज़म जो है उसको तो आप जेल में डाल देते हैं, हम फॉरेन इन्वेस्टर हैं, हमारी क्या आपके मुल्क में किसी किस्म की तहफ़्फ़ुज़, जो हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। ECL हमारे मुल्क में है, आप किसी को भी मुल्क से बाहर जाने से रोक सकते हैं, आप उनको जेल में डाल सकते हैं, आप उनको पाबंद सलासिल कर सकते हैं। और ये जो अब लेटेस्ट जो FIR काटी गई है, देखते रहिए ये तो कानून के भी खिलाफ है। 196 में लिखा हुआ है कि इस तरह की FIR फेडरल गवर्नमेंट से इजाजत लिए बगैर नहीं हो सकती। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम जगहसाई का भी मुर्तकब हो रहे हैं, हमारी इकानमी जो है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है, हमारे रुपए की कदर गिर रही है, हमारे मुल्क की कदर जो है वो बाकी मुल्कों में कम हो रही है। फाटिफ का हमारे ऊपर एक तलवार लटकी हुई है। हम अपने कवानीन को अब दूसरे ममालिक के कहने के ऊपर, और फाटिफ माइंड यू, फाटिफ एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, फाटिफ कोई ऐसा ट्रीटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप अपने कवानीन को उसके मुताबिक ढाल रहे हैं। तो ये सब लम्हा फिक्रिया है, हमें बहुत एहतियात से। सर, आपने फैटफ का जिक्र किया, मुझे थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा। ये जो फैटफ की तरफ से एक चेकलिस्ट दी गई है कि जी आप ये कवानीन को मंजूर कराएं, अपोजिशन ने बड़ा इस पर रिएक्शन दिया, आपके सामने है। उन्होंने कहा कि हमने 13-14 कवानीन पास करा दिए, 1-2 पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसमें गालिबन एक वो बिल था जिसमें 160 के लिए वो आपको अरेस्ट करेंगे अगर आप पे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कोई शुबा है, कोई शक है, और उसके बाद आपको रख लेंगे और शायद अदालती रिमांड भी नहीं लिया जाएगा। ये क्या वाकई फैटफ की आपके ख्याल से ज़रूरत हो सकती है, या इसको जो अपोजिशन का बयान है कि जी फाइलों के अंदर एक फ़ाइल घुसा दी गई और इस बिल को भी जो है वो सेनेट से पास करवा लिया गया? ये सारे जो सिलसिले चल रहे हैं, कोई और अपोजिशन की जरूरत नहीं हो सकती है आपसे कहे कि ये कानून बनाए। ये जब आप खुद अपने एक वैक्यूम छोड़ देते हैं या आप ऐसा काम जिसमें नजर आए कि आप कंप्लायंस नहीं कर रहे, तो आपको एक ड्राफ्ट या एक मॉडल लॉ बना के दिया जाता है। IMF आपके साथ ही करता रहता है। लेकिन ये जो सिलसिला है ना, ये जो ड्रकोनियन किस्म का, ये फैटफ का बिल्कुल मुतालबा नहीं है। इन सब मामलात को मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, कानून वो बनना चाहिए या वो बनाना चाहिए जिसको कल को आपके ऊपर जब इतलाक हो तो आपको तकलीफ ना हो। तो ये हमने देखा है कि मकाफात अमल का जो टाइम पीरियड है वो बहुत छोटा होता जा रहा है। आप इधर कानून बनाते हैं दूसरे को फंसाने के लिए और उसको खुद फंस जाते हैं। तो अच्छा। मेरी जी प्लीज कंटिन्यू। इस मामले को जरा अच्छे तरीके से देखें। हमने इस मुल्क को आगे लेके चलाना है, हमने इस मुल्क को ख़राब नहीं करना। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा अशरफ साहब कि अगर हम वापस आते हैं इसी मौजू की तरफ जिसमें नवाज शरीफ की वापसी का हम जिक्र कर रहे हैं,
नवाज शरीफ साहब की सियासत एक तरफ, जो उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज लेनी है वो एक तरफ, आपने कानून का जिक्र किया कि ये हमारे आगे खुद आ जाता है। अभी नवाज शरीफ साहब ने एक रिबेल की सी जो है एक मूवमेंट भी स्टार्ट किया और एक रिबेल करैक्टर भी है जिसके अंदर वो इस वक्त जा चुके हैं, डिनाइल फैक्टर है जिस पर जा चुके हैं। सेहत उनकी एक तरफ, सियासत उनकी एक तरफ, लेकिन ये केसेस लीगली वो इनमें कितना फंसते जा रहे हैं। कल को अगर वो वापस पाकिस्तान आते हैं, वो आके कोई जलसे करना चाहते हैं और अपनी सियासत को आगे लेकर चलना चाहते हैं, तो उनकी फाइलें तैयार होती जा रही हैं, उस पर हर गुजरते दिन के साथ एक पेपर मज़ीद, एक तहरीर मज़ीद ऐड होती जा रही है। ये लीगली मियाँ साहब के लिए इस वक्त ये सारी सिचुएशन कितनी ख़तरनाक हो सकती है? मियाँ साहब के लिए शायद ये कोई यूनिक बात नहीं है, कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। इससे पहले आप देखेंगे कि बेनज़ीर दौर में ये केसेस बनाए गए, उनके वालिद को गिरफ्तार किया गया, उनको दफ्तर से उठा के ले गए, उनके भाई को, उनके भतीजे को, उनके बाकी अहले खाना को ये सब कुछ किया गया, पाबंद सलासिल हुए, केसेस चले, केसेस बने, फिर उनमें से वो बरी हो गए, फिर वापस इक़्तिदार में आए, फिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाबंद सलासिल हुए, नैब के केसेस बने, कन्विक्शंस हुई और इनके सारा ख़ानदान बंद हो गया, बच्चे भी बंद हो गए, बहुत प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट कर ली गई, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद दोबारा ये सारा सिलसिला हुआ, ही केम बैक अगेन, सो इट्स नथिंग न्यू फॉर हिम। याद रखिए कि जब भी कोई पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे या इस तरह की कोई चीज़ की जाएगी जिसमें आप कानून का सहारा लेके किसी के ऊपर पाबंदियां लगाएंगे या उसको पाबंद सलासिल करेंगे, तो वो उसके लिए बढ़ाई का बन सकता है, उसको पस्ती की तरफ नहीं लेके जाता। सारी दुनिया जो है, जरूरत नहीं है, जितने भी केसेस बनते जाएं, जब वो आएंगे तो एकदम से वाइट वॉश सारा हो जाएगा, क्लीन चिट मिल जाएगी। देखिए मैं तो यही देख रहा हूँ पिछले 30 बरस में। आप यही देख रहे हैं 30 बरस में, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा ये बताएं अरशद साहब कि जिस केस में इनकी सज़ा है, उनके जो जज साहब हैं मलिक साहब, अरशद मलिक साहब, आपको पता है उनका एक वीडियो आया और उस पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी थी और उसके बाद जो सारा सिलसिला बना, उनकी जजमेंट को लेके बहुत सारे सवालात और क्वेश्चंस उठे और उठ रहे हैं आज भी। उन्होंने गो के दोबारा रब्ता किया अदालत को उस हवाले से, उस फैसले के हवाले से। अपील में क्यों नहीं जाती मुस्लिम लीग नून? मियाँ साहब अपील में क्यों नहीं जाते? वो कहते हैं कि जी फैसला ही नहीं ठीक, ये तो जज साहब जो है वो उनका स्कैंडल सामने है। अपील जो है उनकी वो पेंडिंग है, लेकिन सबसे बड़ी अदालत जो है वो अवाम की अदालत है। याद रखिए कि सोहरावर्दी को भी और बाकी इस तरह के बहुत मुअज़्ज़ज़ लोगों को भी गद्दार डिक्लेयर किया गया, उनको करप्शन के मुकदमात में किया, लेकिन नाम किसका चल रहा है? सोहरावर्दी का ही नाम चल रहा है ना। याद रखिए पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उनको आप कोर्ट्स के ज़रिए या कोर्ट प्रोसेस के ज़रिए नहीं कुचल सकते, आप उसको ताकत के ज़रिए भी नहीं कुचल सकते। सियासत का काम जो है वो सियासतदानों के साथ है, सियासत में होना चाहिए, और सबसे बड़ी अदालत अवाम की अदालत है जो ये फैसला करेगी कि उनके लिए कौन काबिल कबूल है। ठीक है। आपने सर रिसेंट एक इंटरव्यू आया होगा, गालिबन आपने देखा है, आया DG FIA साबिक थे बशीर मेमन साहब का। अगर उस इंटरव्यू से आपकी नज़र गुजरी है तो हमें थोड़ा सा बताइएगा। जिस किस्म के एलिगेशन उन्होंने इमरान खान साहब और उन अपने उस सारे दौर के बारे में इमरान साहब के प्रेशराइज़ करने के हवाले से लगाए, इस सारी सूरत हाल के बाद कितना ट्रांसपेरेंट रह जाता है ये सारा एहतसाब का अमल? ट्रांसपेरेंसी मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब ने भी अपनी तकरीर में भी और अपने फैसलों में भी ये कहा है कि ट्रांसपेरेंसी नैब की या एहतसाबी अमल की मशकूक है। ये तो चीफ जस्टिस यानी एपेक्स कोर्ट के उनका ये कहना और ये सारा, तो ये सिर्फ उनका, ये तो मैं आपको एक बता रहा हूँ, बहुत सारी आपको जजमेंट्स नज़र आ जाएंगी। चीफ जस्टिस असर बिन अल्लाह साहब ने भी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल उठाया। जस्टिस मकबूल बाकर की एक बहुत ही ज़बरदस्त जजमेंट है, बहुत खूबसूरत जजमेंट है, उसमें भी उन्होंने इस ट्रांसपेरेंसी के ऊपर उंगली उठाई है, उसको पॉइंट आउट किया है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है।
जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो भी इसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवालिया निशान लगाए बैठे हैं। मुझे आप बता दीजिए, एक आम आदमी से पूछिए कि ये ट्रांसपेरेंट है, तो जवाब आपको एक ही मिलेगा कि शायद ट्रांसपेरेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ साहब मौजूद थे। आपके वक्त हो जाता है जी एक ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन जर्नलिस्ट हैं इमरान खान साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का इमरान साहब। इमरान साहब, सूरत हाल मुल्क के अंदर सियासी माहौल, सियासी पारा काफ़ी हाई है। आपसे मेरा सबसे अहम सवाल ये है कि जो आज हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को तलब करने की जो कोशिश कर रही है, उसमें उसने एक स्टेप लिया है कि आज अखबार में इश्तिहार का उन्होंने कहा है कि जी आप अखबार में इश्तिहार दें, और अगर वो नहीं आते तो उसके बाद उनको इश्तिहारी करार देते हैं। आपका हमने जो पिछले प्रोग्राम भी किया उसमें आपका इंटरव्यू लिया और आपने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर बीमारी का बहाना बनाकर बैठे हैं। ये बताइए कि ये सारी चीज़ें नवाज शरीफ के लिए लीगली कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं अगर वो वापस आने का इरादा रखें तो? देखें मुर्तज़ा, जो लीगल मामला था ना, उसमें तो ये केसेस इस काबिल नहीं है कि इनको लड़ा जाए। ख़ास तौर पे जो टीटी स्कैंडल खुला है, वो जो 50 से ज़्यादा वॉल्यूम मौजूद है नैब के बाद जो उन्होंने जमा करवाए शहबाज शरीफ वाले रेफरेंस में, ये जो टीटीज वाले मामला हैं इनमें बाकायदा बैंक की ट्रांजैक्शंस और उनके रिकॉर्ड हैं। ये एक वॉल्यूम जो है पूरे बैंक का रिकॉर्ड है कि ये इसके पैसे यहाँ से आए, यहाँ से निकले, यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ आए और फिर शरीफ खानदान ने खर्च कर दिए। तो इसमें सबूत बहुत ज्यादा है। ये केसेस इस काबिल नहीं है कि इनको लड़ा जाए। हाँ, इन केसेस को आप पॉलिटिसाइज करें, मामलात को आप पॉलिटिक्स की नजर कर दें, कानूनी मामलात को आप सियासी मामलात में जब कन्वर्ट करेंगे, और उसमें हुकूमत वक्त और उनके दोस्त बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को हर वो फैसिलिटी दे रहे हैं जिससे वो अपने मामलात को और अपने केसेस को सियासी नौयत का बना पाएं या सियासी नौयत का साबित कर पाएं। इस वक्त सर्वाइवल की लड़ाई है, और सर्वाइवल की इस लड़ाई में ये कानूनी लड़ाई की तरफ जहां जाएगी PMLN, वहां इनको मार पड़ेगी। वहां शवाहिद इनके खिलाफ हैं, सबूत इनके खिलाफ हैं, चीजें इनके अगेंस्ट हैं। लेकिन जहां पे ये सियासी करेंगे इस सारे मामले को, वहां पे इनके लिए रूम क्रिएट हो जाएगा, और वो रूम क्रिएट करके दिया जा रहा है। जो FIR वाला मामला है ना, वो तो मियां नवाज शरीफ साहब को आपने फैसिलिटेट कर दिया है। वो अब ये पर्चा ले जाएंगे और ले जाके बरतानिया को, बैन अवी इदारों को और जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं उन सबको दिखाएंगे, और दिखा के ये कहेंगे ये देखें मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, मेरे ऊपर बगावत का मुकदमा है, मेरे ऊपर जो है वो इन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया कि मैं बलवे करवा रहा हूँ इस मुल्क के अंदर, मैं फोर्सेस के खिलाफ काम कर रहा हूँ। तो ये दफात जो सारी मेरे ऊपर लगी हैं, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। मैं 3 दफा का वज़ीर आज़म इस मुल्क का, और मेरे खिलाफ ये मुकदमा आप बताइए बनता है? तो बैन अवी सतह पे कोई आदमी पाकिस्तान में तो नहीं रहता, वो बड़े आराम से इसको फैसला कर देंगे कि मियां साहब आपके साथ ज्यादती हो रही है। वो कहें जब मेरे साथ ज्यादती हो रही है तो मुझे पाकिस्तान वाले क्यों बुला रहे हैं? अब आप समझिए कि मुझे पाकिस्तान बुला के विक्टिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। मैं अगर वहां से बीमार होकर आ गया हूं तो मुझे अब आपने वापस नहीं भेजना। तो मियां साहब की जितनी मैक्सिमम मदद हो सकती थी, जितना मियां साहब को फैसिलिटेट किया जा सकता था, वो इस एक मुकदमे में किया गया है। अच्छा, ये बताइए फैसिलिटेट आपके ख्याल से कौन कर रहा है? वही कर रहे हैं जिन्होंने बाहर निकलने में फैसिलिटेट किया था। ये इमरान खान नहीं है, इमरान खान की हुकूमत नहीं है। ये वो लोग हैं जो हमेशा फैसिलिटेट करते हैं, ये वो लोग हैं जो हमेशा NRO देते हैं, ये वो लोग हैं इदारों में बैठे हुए जो खुफिया डीलें भी करते हैं, खुफिया मुज़ाकरात भी करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ बात करते हुए अपोजिशन हो या हुकूमत हो या सहाफ़ी या कोई भी सफ़ेद पोश आदमी हो, उसके पर जलते हैं। ये वही लोग हैं। ये बताइए इन वो लोगों को इसका क्या फ़ायदा है? इनको इस बात का यही फायदा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को रिवाइवल दिलवा रहे हैं। जाती फायदा हो सकता है, साथी फायदा हो सकता है। मियां साहब देखें, उनकी परचेजिंग पावर बहुत बड़ी है। मियां साहब के पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो बहुत ज्यादा लोगों को खरीदने की कैपेसिटी रखते हैं। दूसरा, इमरान खान को भी तो आपने प्रेशर में लेना है। जिन्होंने बाहर निकाला है, क्या उनको लगता है कि इसको वापस आना चाहिए इस आदमी को? अगर उनको लगता कि इस आदमी को वापस आना चाहिए तो वो बाहर ही नहीं निकालते। लिहाजा उसकी वापसी के लिए जो इमरान खान साहब रास्ता बना रहे थे,
उस रास्ते के आगे एक बंद बांध दिया है उन लोगों ने। ठीक है, इमरान साहब ये बताएं कि इस सारे नैरेटिव में, इस सारी जो आपने एक बयान किया, सारी सूरत हाल को अपने तनाजुर में, इसमें इमरान खान का बयानिया, इमरान खान का मंशूर, इमरान खान की सियासत, इमरान खान के असम्बली में खड़े होकर आने के बाद पहले जो उन्होंने बयानात दिए कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, किसी को मुल्क से बाहर जाने नहीं दूंगा, सब चोरों का एहतसाब होगा, वो कहाँ पे गया? वो तो फौत होता दिखाई दे रहा है हमें। कैसे करेगा एहतसाब? इस सिस्टम में तो नहीं होगा। और जिसका एहतसाब शुरू करता है वो कहता है जी मेरा पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, मुझे कानूनी केसेस को यहाँ सियासी बना दिया जाता है और राज्य के सियासी बनाया जाता है। मौलाना फजल रहमान साहब से उन्होंने कहा जी आप जवाब दें, वो कहता मैं 3 लाख बंदे लेकर आऊंगा। सरदारी साहब से कहते हैं जवाब दें, वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, फिर उनके बंदे पहुंच जाते हैं अदालतों में। नवाज शरीफ साहब से कहते हैं जवाब दें, उनको सजा होती है, वो यहाँ से जेल से निकलते हैं। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ, वो जेल से निकलते हैं, अदालत उनको इजाजत देती है, वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। यानी अजीब किस्म का यहाँ पे पाकिस्तान का सिस्टम है। इस सिस्टम के बीच में एहतसाब मुमकिन नहीं है, इस सिस्टम के साथ एहतसाब हो नहीं सकता। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि अवाम बस सुकून करे, कुछ होने वाला नहीं है, कोई चोर नहीं पकड़ा जाने वाला, ना कोई पैसे आने वाले हैं, सिर्फ टोपी ड्रामा चल रहा है, ये गवर्नमेंट आई और ये भी चली जाएगी। मैं ये भी नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कोई उम्मीद की किरण तो बताएं लोगों को, इतनी आपने सहाफत की, इतना आपका माशाल्लाह तजर्बा है। तकलीफ तो हो रही है, आप किसी को गिरफ्तार करते हैं, ये वो लोग हैं जिनको अगर आप एक DC इनकी मर्जी के बगैर लग जाए ना, या कोई इनका मुखालिफ आदमी जो है वो सेक्रेटरी भर्ती हो जाए, तो ये अपने आप को तकलीफ में महसूस करते हैं। इनका मुखालिफ आदमी खुल के हंस ले तो इनको तकलीफ होती है। तो ये वो लोग हैं जो चाहते हैं चीजें इनकी मर्जी से चलें। जब ऐसे लोगों को आप डिटेन कर देते हैं, चंद दिनों के लिए बंद कर देते हैं, या उनको आप इक्तदार से दूर रखते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी सजा होती है। सजा तो उन्हें भी मिल रही है, कोई माने या ना माने, सजा तो उन्हें भी मिल रही है। वो उस मौज में, उस मस्ती में नहीं है जिस मौज में और जिस मस्ती में हुआ करते थे। आजकल उन्होंने इनकलाब का एक नारा लगाया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में उनके इनकलाब के पीछे सबको चलना चाहिए जब वो अपने आप को नैब के करप्शन ज़्यादा केसेस के अंदर से क्लियर कर दें। ये केसेस देखें, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये एक अलग बात है, लेकिन इनके ऊपर एक तलवार बन के लटके रह सकते हैं, ये एक अलग बात है। इमरान खान इस सिस्टम के होते हुए इनको सजाएं दिला के इनसे पैसे वापस छीनने में अब तक नाकाम रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि ये खुद भी अपने आप को बेगुनाह करने में और इनमें से निकल जाने में नाकाम रहे हैं। ये सिस्टम जितना बुरा है, ये जितना बुरा है उतना कम्प्लेक्स भी है, ये उसमें से बच के इतनी जल्दी निकल भी नहीं पाएंगे। हाँ, ये है कि इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, एक नियत की गुंजाइश है। अगर पूरी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का पूरी तरह साथ दे कि आप ये एहतसाब कर लें, तो शायद एहतसाब हो जाए। और उसके बीच में एक रुकावट ये भी है कि इमरान खान साहब के अपने आसपास बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बड़ा कड़ा एहतसाब होना चाहिए। तो ये एस्टेब्लिशमेंट साथ क्यों नहीं देती इनका इमरान साहब? ये एस्टेब्लिशमेंट वाले बताएंगे। अच्छा, चलें, ठीक है। ये बताइए मौलाना साहब की सियासत का क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप? मौलाना साहब, सर देखें, फजल रहमान साहब जिस नहज पे पहुंच गए हैं ना, जिस जगह पे वो पहुंच गए हैं, इनकी सारी की सारी सियासत एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी है। ये थोड़ी सी सीटें जीतते थे, एस्टेब्लिशमेंट इनको रास्ता बनाकर देती थी, कभी पीपल पार्टी के साथ, कभी मुशर्रफ साहब के साथ, कभी PMLN के साथ। तो एस्टेब्लिशमेंट इनको एडजस्ट करती रही है पिछले 20-30 सालों में। अब पहली मरतबा एस्टेब्लिशमेंट ने इनको एडजस्ट नहीं किया, तो ये एस्टेब्लिशमेंट को गालियां निकाल रहे हैं, ये उनके गले पड़े हुए हैं। अब तक ये कह रहे हैं कि मैं आपका वो हाल करूंगा जो अमरीकियों का हाल अफगानिस्तान में मुजाहिदीन ने किया है। तो यानी इस तरह की धमकियां पाकिस्तान की फौज को मौलाना फजल रहमान साहब लगा रहे हैं। अब ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि एक आदमी जो सारा जिंदगी उसने इसी नर्सरी के अंदर, इसी गमले के अंदर उसकी पैदाइश हुई और इसके बीच में वो पल के बड़ा हुआ, तो पहली मरतबा इन्होंने उसको कहा कि जी अब इस दफा हुकूमत में आपका हिस्सा नहीं है, या हम नहीं दिला सकते, या इमरान खान आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो मौलाना साहब गुस्से में आ गए, वो अपना गुस्सा उतार रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट पर्सनल, इसमें कोई मुल्क का मफाद, इसमें कोई इक़दार की पॉलिटिक्स या इसमें कोई उसूली मौक़िफ़, ये चीज़ें नहीं है। अच्छा, ये जितने अल्फाज हैं, उसूली मौक़िफ़, हुकूमत का अच्छा काम करना, अवाम की फ़लाह, ये सिर्फ सियासी बातें, सियासी बयानात हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब जो है वो माया है। मौलाना साहब का जो है ना वो मसला इक़्तिदार है। जो नसीरुल्लाह बाबर साहब ने कहा था मौलाना फजल रहमान के बारे में, उन्होंने कहा था कि अगर खजाने की चाबी इस शख्स को दें तो ये बहुत खुश होता है और फिर ये खुश रहता है। देखें, इन्होंने फतवा दिया कि औरत की हुक्मरानी इस्लाम में जायज़ नहीं है, और ये फतवा इन्होंने दिया था 94-93 में।
फिर बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत आई, और फिर बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत में एक तस्वीर है ब्लैक एंड व्हाइट, आप अभी खोलिएगा, आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में गूगल पे, और जब ये प्रोग्राम ऑन एयर जाए तो दिखा भी सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जमीन पे बैठे हुए हैं और बेनजीर भुट्टो साहबा कुर्सी पे बैठी हुई हैं अपनी वालदा के साथ। तो वही मौलवी जिसने थोड़े दिन पहले ये कहा था कि इस्लाम में औरत की हुक्मरानी जायज नहीं है, वो उस औरत के कदमों में वहां जमीन पे बैठा हुआ था। और उसके बाद उस मौलवी को मिला क्या क्या, मैं आपको बताता हूँ। एक तो फॉरेन अफेयर्स की एक जो कमेटी होती है उसके चेयरमैन बन गए थे मौलाना साहब, और दूसरा मौलाना साहब को अफगानिस्तान डीजल सप्लाई के परमिट मिल गए थे। तो बेनजीर भुट्टो साहबा ने जितना मौलाना साहब को एक्सपोज किया पाकिस्तान की तारीख में और कोई नहीं कर सका। तो आज तो पीपल्स पार्टी भी बीबी शहीद की पार्टी और बहुत सारी और पार्टीज़ एक साथ हैं और मौलाना उनको लीड कर रहे हैं। तो ये बताएं कि मौलाना आपका अगर मैं बयानिया लूँ या आपका नैरेटिव सामने रखूँ, मौलाना इनका इस्तेमाल कर रहे हैं या ये सब मिलके फिर मौलाना का इस्तेमाल कर रहे हैं? इनमें से क्या चीज़ आपको क्या दिख रही है? ये सारे अपनी अपनी जान बचा रहे हैं भाई। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो वही मौलाना हैं जो आज से 20 साल 30 साल पहले थे। ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है, ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो बेनजीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी। ये पार्टी अब तब्दील हो चुकी है। बेनजीर का एक मिशन था, वो एक नैरेटिव के साथ चलती थी, उसका अपना एक नजरिया था, वो कंप्रोमाइजेस भी करती थी, लेकिन इसके बावजूद बेनजीर भुट्टो एक ऐसी पॉलिटिशियन थी जो हकीकत में तब्दीली चाहती थी, और उनको ये पता था कि वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली ये तब्दीली आ जाएगी, और बहुत बर्दाश्त भी थी उनके अंदर, बड़े तरीके से चलती थी, और पॉलिटिकली उनका विजडम बहुत था। यानी मौलाना साहब जैसे बंदे को उन्होंने एक मुलाकात में एक्सपोज करके रख दिया था। अब दूसरी जानिब जो पीएमएलएन है जो कल थी वो आज है, ना पीएमएलएन बदली है ना मौलाना फजलुर रहमान साहब बदले हैं। इस वक्त मफादात की सियासत हो रही है। मौलाना साहब के पास मदारिस के बच्चे, और वो जब चाहे उनको लाके वहां पे सड़कों पे बिठा सकते हैं। पीपल्स पार्टी को अगर आप कहें कि 10 दिन तक आपने, मैं यहाँ पे आपको इंटरवीन करूँगा, जो मदारस के बच्चों का आपने जिक्र किया इमरान साहब, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है। मुझे ये बताएं, ये मदारस के बच्चों का जो अपनी वो फोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, हमने उनके पिछले जलसे जो इस्लामाबाद में उन्होंने किए उसके अंदर हमने फोर्स बाकायदा उनकी फोर्स देखी कि उन्होंने एक बंदे ने हाथ में एक डंडा पकड़ा हुआ है और वो मार्चिंग परेड आगे करता जा रहा है, और पीछे बिल्कुल जिस तरह एक मिलिट्री परेड करती है वो मिलिट्री परेड करती आ रही है यूनिफॉर्मिटी के अंदर। ये क्या चल रहा है? बच्चे तो वहाँ पे लोग भेजते हैं मदरसों के अंदर पढ़ने के लिए कि कोई कुरानी इस्लामी तालीमात वो पढ़ें। हम इधर देखते हैं मौलाना साहब जब जलसे करते हैं या जो गुजरावाला में करने जा रहे हैं, उनके साथ पूरी एक फ़ोर्स है मिलिट्री की सूरत में जो बनी हुई है, जो प्राइवेट मिलिट्री उन्होंने बनाई है। कुछ इसके बारे में बताइए, मदरसों का क्या रोल है, ये क्या चल रहा है? देखिए, हमारे मदारस हमारे सर आंखों पे वहाँ बड़ी अच्छी दीनी तालीम दी जाती है, बड़े अच्छे उस्ताद मौजूद हैं, बड़े होनहार तलबा मौजूद हैं। लेकिन आप देखें ना कि जब उस्ताद की इज्जत तो मेन चीज है। जब आपको आपके उस्ताद कह रहे हैं कि आपने हमारे साथ जाना है, तो फिर तलबा ना नहीं कर सकते। वो उनकी इज्जत करते हैं, वो जहां पे भी ले जाएंगे वो चले जाएंगे, उनको मरने के लिए भी कहेंगे वो अपनी जान भी दे देंगे। उस्ताद का एहतराम है, उस्ताद की इज्जत है। तो टेक्निकली वो बच्चे तो ठीक कर रहे हैं, जहां उनका उस्ताद कह रहा है वो जा रहे हैं। मामला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब उनको कहाँ लेकर जा रहे हैं और किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब चाहते हैं उनको निकालते हैं, जलसा करते हैं, जुलूस करते हैं, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और खत्म नबूवत के नाम के ऊपर जलसा करेंगे और उसके अंदर सारी पॉलिटिक्स होगी, खत्म नबूवत का तस्करा भी नहीं करेंगे। तो ये इस तरीके से दीन को या मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करना, यानी एक्चुअली जो मकसद होता है इस तरह की रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी का, वो ये होता है कि ये सियासत करेंगे और सियासत के जरिए से दीन को फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन यह उल्टा काम हो रहा है। वो ये रहा है कि ये सियासत करेंगे और अपने दीन का फायदा उठाते हुए सियासत करेंगे। ये उल्टी गंगा बह रही है पाकिस्तान में। तो वो अपना जाती फायदा उठाते हैं और उसमें दीन को भी इस्तेमाल करते हैं और सियासत भी करते हैं। तो ये सिलसिला नया नहीं है, बहुत सारी और पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी ये कर रही हैं। मौलाना साहब के करप्शन के केसेस देखिए, अल्लाह ताला से रहम मांगना चाहिए कि मौलाना साहब के करीबी तरीन साथी हैं, यानी किस तरह उन्होंने जमीनें अपने नाम 200 रुपए कनाल के लिहाज से अपने नाम पे 1200 कनाल जमीन, उन्होंने कीमती जमीन जो फौजियों की शोहदा की जमीन थी वो GHQ से मुशर्रफ साहब के दौर में इन्होंने मौलाना साहब ने अपने साथियों के नाम पे करवाई, और बहुत करीबी लोग हैं। यानी आप ये किसी आलम दीन से तवक्को तो नहीं कर सकते। अंसार अब्बासी हैं एक सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने इनको चैलेंज किया था, ये उनके चैलेंज का कभी जवाब भी नहीं दे पाए, बल्कि ये कहते हैं कि आप वजू करके आए फिर आप मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम लें। मैं वजू करके आया और वजू करके बैठा। आपने किया वजू?
जी बिल्कुल, मैं वजू करके आया अच्छा, अभी थोड़ी देर ठीक है। पहले। और मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम बगैर वजू के हम नहीं ले सकते जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के मुताबिक। तो हम बावजू होके कह रहे हैं कि आलम दीन है वो आलम दीन रहें, और जो दीन को इस्तेमाल करते हैं सियासत के लिए वो ना करें। हाँ, सियासत को इस्तेमाल करें और दीन का फायदा करें तो वो बेहतर है। अच्छा ये बताएं, नैब, आपने उनका जिक्र किया, इनके खिलाफ जो केसेस हैं नैब ने उनको जो है वो अब तलबी की तरफ बढ़ रहे हैं, अब तलबी होगी और तलबी के बाद केस बढ़ेगा या हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाए। आपने ही बताया, वो हमने ख़बरों में भी देखा कि मौलाना साहब और उनकी पार्टी कहती हैं भाई हम कोई गिरफ्तारी नहीं देने वाले, या हमारे शो में आए उनके तर्जुमान भी आए, अब्दुल गफूर हैदरी साहब आए, उन्होंने कहा कि जी मौलाना साहब की बातों से ये लगता है कि वो गिरफ्तारी देने के मूड में नहीं हैं। अगर एक लॉफुल इंस्टीट्यूशन उनको बुलाता है, ऐसा कोई अमल हो जाता है और मौलाना साहब कहते हैं, वो डट जाते हैं कि भाई APC एक तरफ है और ये एक तरफ है, मैं नहीं आऊँगा, आपको लगता है कि सूरत हाल कंट्रोल में रहेगी गवर्नमेंट के? क्या होगा? आप रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करें, कानून सबके लिए बराबर करें, और फिर एक लाठी के साथ आप सबको हांकें, दो नहीं एक पाकिस्तान आप बनाएं, तो फिर आपको इस तरह की शिकायत नहीं होगी। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को समन आएगा तो उनको चुप करके जाके अपने ड्राइवर के साथ पेश होना पड़ेगा कि जनाब मैं आ गया हूं, मैं सवालों के जवाब दूंगा। ये ऐसा होगा, लेकिन तब होगा जब सबके साथ होगा। जब आप सिर्फ मौलाना को बुलाएंगे और जुल्फी बुखारी को नहीं बुलाएंगे, जब आप उनको नहीं बुलाएंगे, जरदारी साहब को बुलाएंगे, नवाज शरीफ साहब को बुलाएंगे और PTI के लोगों को नहीं बुलाएंगे, उसको मुख्तियार को नहीं बुलाएंगे, दीगर को नहीं बुलाएंगे, जब उस्मान बुलदार जो है वो जवाब देने भी नहीं जाएगा दोबारा नैब को, तो फिर तो ये होगा। अच्छा ये बताएं कि मरियम साहिबा का क्या सियासी मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? उन पर भी बड़े ख़तरनाक किस्म के केसेस जो है वो हैं, क्या लगता है मरियम का क्या फ्यूचर है सियासत का? देखें, अगर तो वो इनकलाबी सियासत करेगी फिर तो उनका फ्यूचर है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के बड़े अहम मामला होते हैं और इनकी इनपुट रहती है, अमेरिका में भी इनपुट रहती है पेंटागन की बहुत ज़्यादा, इसी तरह इंडिया में भी रहती है। ये हकीकत कोई मानता है कोई नहीं मानता, लेकिन दुनिया भर में ये इनपुट होती है इदारों की सियासत के अंदर, अपने जुमलों से, अपनी बातों से और अपनी तनकीद पे। और मियां नवाज शरीफ साहब उस पे सोने पे सुहागा कर चुके हैं। उसको अब कंट्रोल कैसे करना है, मेरे ख्याल में अनकंट्रोलेबल है। PMLN के अंदर मरियम नवाज साहबा का बड़ा ब्राइट फ्यूचर है अगर वो इनकलाब ले आए इस मुल्क में। यानी वो ऐसा करें कि पाकिस्तान के जो दिफाई इदारे हैं उनको दीवार के साथ लगा दें और दिफाई इदारे उनसे माफ़ी मांग लें मरियम नवाज साहबा कि आप हमें माफ़ कर दें, छोड़ दें, हमें बख्श दें आप, और वो इतनी मजबूत पोजीशन में चली जाए कि पूरा पाकिस्तान सड़कों पे हो और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो दीवार के साथ लग जाए और जो पाकिस्तान की फौज है वो हथियार डाल दे अवाम के सामने, तो फिर तो मरियम नवाज साहबा की बात मानी जा सकती है, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे इसी तनाजुर में, मीम शीन और नून, मीम शीन और नून मुस्तकबिल किसका है? जिस शीन की बात शेख रशीद करते हैं ना, वो शहबाज शरीफ वाला नहीं है, वो कोई और है। और वो अब मेरे से आप ना पूछिएगा कौन है, वो शेख रशीद साहब का आप इंटरव्यू करें, उनसे पूछे कि जिस शीन की आप बात करते हैं क्या वो शहबाज शरीफ है कि जो शीन बीच में से निकलेगी, या वो शीन कोई और है, तो वो फिर आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ इमरान खान साहब मौजूद थे, सीनियरिस्ट हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, आपसे कल ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।